दावे और एलानात के बावजूद बलूचिस्तान में 2 रोज के दौरान दहशतगर्दी के 2 बड़े वाकयात। गवादर में सड़क की तामीर में मसरूफ निहत्ते मजदूरों पर हमला। मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों की फायरिंग से 10 मजदूर जाँ बहक। नमाज जनाजा अदा। तदफीन के लिए मैयतें और शहरो फिरोज रवाना। बुज़दिलाना कार्रवाइयों से मरूब नहीं होंगे, मुल्क में अमन अमान के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। मस्तूंग धमाके में जख्मी डिप्टी चेयरमैन सेनेट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का दहशतगर्दों को पैगाम। मुकदमा थाना सिटी में दर्ज। धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। तादाद 27 हो गए। बलूचिस्तान में मजदूरों पर फायरिंग के घिनौने जुर्म में मुलव्विस अनासिर को बेनकाब किया जाए। बलूचिस्तान का अमन हर सूरत बहाल करेंगे, वजीर आजम नवाज शरीफ का बयान। वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा, दहशतगर्दों से चुन चुन कर बदला लेंगे, जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। हम इस दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह ताला दहशतगर्दों को उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। तीनों बॉर्डर हमारे इनसे संभाले नहीं जा रहे। हमारे ज़माने में अफगानिस्तान पे और ईरान पे हमने उनसे एक अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, एक वर्किंग रिलेशनशिप बना के रखी हुई। हमारे दौर में सबसे ताल्लुकात बेहतर थे। मौजूदा हुकूमत से तो 3 बॉर्डर नहीं संभाले जा रहे। आसिफ अली जरदारी की लीगी हुकूमत पर तनकीद। चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी बोले, अफगानिस्तान और ईरान के साथ बेहतर ताल्लुकात नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान को ताल्लुकात में बेहतरी के लिए खारजा पॉलिसी पर नजर-ए-सानी करना होगी। सब कौम इंतजार कर रही है कि JIT के अंदर किस किस्म की तहकीकात का अभी तक क्या नतीजा आया है। डॉन लीक्स फौज और हुकूमत का मसला नहीं, कौमी सलामती का मामला है। पैनामा केस की JIT हो या सिक्योरिटी लीक्स, तहकीकात खुफिया नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मुतालबा। तब्दीली का नारा लगाने वाले कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। तब्दीली धरनों से नहीं, सीपैक और मोटरवे से आएगी। वजीर दाखिला चौधरी निसार की घन गरज। कहा, कुछ लोगों ने मुल्क में अफरा तफरी का ठेका उठा लिया। ऐसी सियासत जमहूरियत के लिए जहर कातिल है। वजीर आजम नवाज शरीफ के दौरे चीन का दूसरा रोज। पाकिस्तान और चीन में भाषा डैम की तामीर समेत अरबों डॉलर्स के मुआहिदों पर दस्तखत। वजीर आजम नवाज शरीफ की चीनी और तुर्क सदर से मुलाकात। कहा, दोनों मुमालिक से ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। चीन ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ खड़े रहने की यकीन दहानी करा दी। भारत बाज न आया, सीज फायर मुआहदे की फिर खिलाफ वर्जी। कंट्रोल लाइन के 7 सेक्टर में बिला इख्तियार फायरिंग, 3 शहरी जख्मी। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर JP सिंह की दफ्तर खारजा तलबी। एहतजाजी मरासला दिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नकियाल सेक्टर का दौरा। कराची में हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू। सिंध हाई कोर्ट का पाबंदी से मुताल्लिक हुक्म बरकरार। जुल्फिकार ऑयल टर्मिनल पर सिर्फ 25% काम मुकम्मल हुआ। रिपोर्ट अदालत में पेश। 25% कंस्ट्रक्शन में भी ऑयल टैंकर खड़े किए जा सकते हैं। वसीम अख्तर का अदालत में मौक़िफ। पाबंदी के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 6ठे रोज भी जारी। स्टेशन मास्टर की नाअहली या ड्राइवर की गफलत। कोटरी रेलवे स्टेशन के करीब तेल बरदार गाड़ी को पीछे से आने वाली मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। ड्राइवर समेत 5 अफराद जख्मी। ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल। जाम चोरो थर्मल पावर हाउस के लिए ले जाया जाने वाला कई टन ऑयल भी बह गया। सफर कैसे करें, टिकट कहां से मंसूख कराएं? कोटरी स्टेशन पर हादसे के बाद कराची कैंट स्टेशन पर हजारों मुसाफिर उल गए। कोई रहनुमाई के लिए मौजूद न था। मुसाफिरों की दुहाई। जब से मैं टिकट रिफंड के लिए भाग रहा हूं मैं,
اور میں نے انہیں کہا کہ مجھے 10 دن کی بات کی، آپ مجھے ڈیٹ دے دیں، یہ پیسے مجھے بعد میں دے دیں، مجھے ایمرجنسی میں جانا ہے. یہ کہہ رہے ہیں یہ کرنگی سے ہی ریفنڈ ہوگی، آپ وہیں جائیں دوبارہ. ریفنڈ کریں، یہ یہاں لائن لگ جاؤ، یہ پنجاب کی ٹکٹ ہے، یہاں واپس نہیں ہوگی، یہاں چلے جاؤ، لائن لگتے رہو، یہ بھی کوئی حال نہیں. مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کراچی والے بنیادی حقوق سے محروم ہیں، شہری اداروں پر صوبائی حکومت کا قبضہ ہے، مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. سربراہ پی ایس پی کا وزیر ہاؤس کی طرف مارچ کا اعلان. دہشت گرد اور کلعدم تنظیموں کے گرد گرفتار کارندوں کی اماجگاہ سکھر جیل میں سیکیورٹی لیپس، درجنوں موبائل فون خطرناک قیدیوں کے زیر استعمال. ایجنسیز کی رپورٹس کے بعد وزیر جیل جاگ گئے، جیل سپرنٹینڈنٹ معطل، انکوائری شروع. سکھر میں خاتون بے بسی کی تصویر بن گئی، اسپتالوں کے چکر لگاتے ہوئے رکشے میں بچے کو جنم دے دیا. سول اسپتال میں آکسیجن نہ ہونے کے باعث بچہ دم توڑ گیا. ادھر ایمریٹس ایئر لائن میں بچے کی پیدائش، خاتون کی صحت کی خاطر جہاز لینڈ کروا دیا. لاہور کے چڑیا گھر انتظامیہ کی غفلت نے ہتنی سوزی کی جان لے لی. علاج کے مناسب اقدامات نہ کرنے پر ڈائریکٹر چڑیا گھر شفقت علی معطل. سوزی کو نہ پا کر چڑیا گھر آنے والے بچے اداس. سوزی کدھر چلی گئی؟ میں تو سوزی کو دیکھنے آئی تھی. میں سوزی نہیں ہے، مجھے آج ذرا اچھا نہیں رہا، مجھے سوزی لا تو دو. محکمہ تعلیم پنجاب نے موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا. چھٹیوں کا آغاز 25 مئی سے ہوگا. تعلیمی ادارے 15 اگست کو دوبارہ کھلیں گے. السلام علیکم. آج 9 بجے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں کرن رضوی اور میں ہوں علی عابد. ہمارے آج کے بلیٹن کے اہم موضوعات یہ ہیں: پارلیمان کا ایک بڑا اہم کردار ہو سکتا ہے. پارلیمنٹری ڈپلومیسی کو اس وقت آگے لانے کی ضرورت ہے. یہ ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے، یہ گورنمنٹ اور فوج کے بیچ میں نہیں ہے. 35 سال سے سیاست میں ہوں، بڑی دفعہ مجھے خریدنے کی کوشش کی گئی، بڑے عہدے دیے گئے. اس کے علاوہ بلیٹن میں کھیل اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے بھی بہت کچھ شامل کریں گے، لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوری کی طرف. اور آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں 2 روز میں دہشت گردی کا آج دوسرا واقعہ رونما ہوا ہے. کل مولانا غفور حیدری کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا اور آج شرپسندوں نے نہتے مزدوروں کو اپنا نشانہ بنایا. یہ لوگ گوادر میں سڑک کی تعمیر میں مصروف تھے کہ ان پر گولیاں برسا دی گئیں. دہشت گردوں کی فائرنگ سے 10 مزدور جاں بحق ہو گئے، ان میں 2 سگے بھائی بھی شامل ہیں. دہشت گردوں کا بلوچستان میں ایک اور وار، مسلسل دوسرے روز دہشت گردی. اس بار نشانہ بنے نہتے مزدور. گوادر میں پشیکان اور گنز کے درمیان لنک روڈ پر کام کرنے والے مزدوروں کو موٹر سائیکل سوار 2 دہشت گردوں نے نشانہ بنایا اور اندھا دھند فائرنگ کی گئی. 10 مزدور جاں بحق ہوئے، جن میں 2 سگے بھائی بھی شامل تھے. جاں بحق ہونے والوں میں محمد خان، علی دوست، شعبان، عبدالحکیم، رسول بخش، وحید، ظہیر، صدام اور آصف کا تعلق سندھ کے شہر نوشہر و فیروز سے ہے، جن کے شناختی کارڈ بھی سندھی میں تھے. وزیر داخلہ بلوچستان کہتے ہیں کہ ایسی بزدلانہ کارروائیوں سے صوبے میں ترقی کا سفر نہیں رکے گا. آئے نا، ہم اس دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ دہشت گردوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچائیں گے. گوادر میں جاں بحق مزدوروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. مقتولین کے جسد خاکی خصوصی طیارے کے ذریعے آبائی علاقے کی طرف روانہ کیے گئے. مسنوک واقعے کے زخمیوں میں سے آج ایک اور چل بسا، جس سے جاں بحق افراد کی تعداد بڑھ کر 28 ہو گئی. سانحے کے خلاف JUI نے مختلف شہروں میں مظاہرے کیے. سانحے کا مقدمہ سٹی تھانے میں درج کر لیا گیا ہے، جبکہ بلوچستان اسمبلی میں بھی اس سانحے پر بات کی گئی. مسونگ میں ڈپٹی چیئرمین سینیٹ عبدالغفور حیدری پر خودکش حملے کا زخمی 45 سالہ عبدالحمید سول اسپتال میں زیر علاج تھا، جو آج دم توڑ گیا. جاں بحق افراد کی تعداد 28 ہو گئی. واقعے کا مقدمہ SHO کی مدعیت میں سٹی تھانے میں درج کر لیا گیا. سانحے کے خلاف JUI کے کارکنوں نے کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے. بلوچستان اسمبلی میں بھی تمام کارروائی معطل کر کے مسونگ واقعے کے خلاف پیش کی جانے والی تحریک التوا پر ارکان اسمبلی نے بحث کرتے ہوئے خارجہ پالیسیوں پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا.
मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने JUI कोयटा दफ्तर जाकर ताज़ियत का इजहार भी किया। हालत जंग में है, इम्तिहान की हालत में है। रब पाक हमारी मदद करे, इंशाअल्लाह हमारे हौसले इस कौम के बुलंद हैं। बहुत सी कुव्वतें हैं जो उसमें रुकावट डालने के लिए इस तरह वाक़ियात कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए पूरी कौम जो है वो सीसा पिलाई हुई दीवार है और इनके अज़ाइम को इंशाअल्लाह हम नाकाम बनाएंगे। मासूम धमाके में शहीद होने वाले डायरेक्टर स्टाफ सेनेट इफ्तिखार मुगल की नमाज जनाजा इस्लामाबाद में अदा की गई, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। गवादर वाक़े ने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सानहे पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि बलूचिस्तान में हर कीमत पर अमन बहाल करेंगे। इदारे घिनौने जुर्म के पीछे छुपे किरदारों को बेनकाब करें। उधर वज़ीर आला बलूचिस्तान कहते हैं कि बुज़दिल दहशतगर्दों को गर्दन से दबोचेंगे। बलूचिस्तान में निहत्ते मजदूरों को निशाना बनाने पर वजीर आजम ने गहरे रंज और गम का इजहार किया है। मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं बलूचिस्तान में हर कीमत पर अमन बहाल करेंगे। सूबे को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए तमाम इक़दामात किए जाएंगे। इदारे घिनौने जुर्म के पीछे छुपे किरदारों को बेनकाब करें। दूसरी जानिब वजीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने भी कहा कि बुज़दिल दहशतगर्दों ने छुप कर वार किया, उन्हें गर्दनों से दबोचेंगे। उनका कहना था कि सूबे में तरक्की का सफर रुकने वाला नहीं, दहशतगर्दों को उनके मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी के कई वाक़यात हुए हैं, लेकिन अपोजिशन भी हुकूमत पर अपना दबाव बढ़ाती जा रही है और आसिफ अली जरदारी का कहना है कि अगले इलेक्शन में धांधली नहीं होने देंगे। पिछले बार उन्होंने सिर्फ जमहूरियत की खातिर RO इलेक्शन तस्लीम किया था। उनका कहना था कि PP के दौरे हुकूमत में सबसे ताल्लुकात बेहतर थे और मौजूदा हुकूमत से 3 बॉर्डर नहीं संभाले जा रहे। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आज मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने वजीर आजम को मुगल बादशाह करार दिया। पाकिस्तान पे एक मुगल बादशाह हुकूमत कर रहा है, उसको ये नहीं पता कि कैसे और कहाँ करना क्या है, तो कर्जों पे कर्जे लिए जा रहा है। आसिफ जरदारी ने हुकूमत की खारजा पॉलिसी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। आजकल देखा है कि तीनों बॉर्डर हमारे इनसे संभाले नहीं जा रहे। हमारे ज़माने में कश्मीर पे ज़रूर थोड़ी बहुत इश्यूज थे। उन्होंने हुकूमत को खबरदार किया कि अगले इलेक्शन में नताइज तब्दील नहीं करने देंगे। हर इलेक्शन में हमारे वोटर्स जो आएंगे वो सारा दिन बैठे रहेंगे हर पोलिंग पे और हमसे रिजल्ट इनसे लेके उठेंगे। साबिक सदर पेशावर में हाजी अदील के घर भी गए और ताज़ियत की। आसिफ जरदारी ने कहा कि हाजी अदील की वफात से बड़ा सियासी खला पैदा हो गया है। चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी का कहना है कि अफगानिस्तान और ईरान के साथ बेहतर ताल्लुकात नागुज़ीर हैं। सारी सियासी जमातों को मिलकर कौमी डायलॉग करना चाहिए ताकि एक काउंटर बयानिया तैयार किया जा सके। उनका कहना था कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए हुकूमत को खारजा पॉलिसी पर भी नजरसानी करना होगी। चेयरमैन सेनेट ने कोयटा में CMH और सिविल अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और मस्तूम धमाके के जख्मियों की अयादत की। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबका इत्तेहाद जरूरी है। ये ऐसा वक्त है अब कि बजाय इसके कि हम एक दूसरे के ऊपर अब ब्लेम डालें, पाकिस्तान की पूरी कौम, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को चाहिए कि वो एक नेशनल यूनिटी, एक पेज पे आएँ ताकि इस दहशतगर्दी को जो है वो हम मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर सकें। उन्होंने हुकूमत की खारजा पॉलिसी और पड़ोसियों से ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू की। ईरान का ताल्लुक है, जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है और दीगर सार्क ममालिक का ताल्लुक है जिनमें बांग्लादेश भी शामिल है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी खारजा पॉलिसी को रिव्यू करे। रज़ा रब्बानी का कहना था कि गवादर में मजदूरों का कत्ल अफसोसनाक है। हालिया दहशतगर्दी मुशर्रफ दौर में मुसल्लत करदा जंग के असरात हैं। हमें मिलकर जख्मों पर मरहम रखना होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने डॉन लीग्स की तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मुतालबा करते हुए कहा है कि न्यूज लीग्स भी मेमो गेट की तरह कौमी सलामती पर हमला था। पूरी कौम की नजर पनामा केस के JIT की जानिब है।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जेर सदारत पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि पार्टी इंतखाबात 11 जून को कराए जाएंगे। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान ने डॉन लीक्स की तहकीकाती रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा करते हुए कहा कि न्यूज लीक्स भी मेमो गेट की तरह कौमी सलामती पर हमला था। ये नेशनल सिक्योरिटी इशू है और सारी पार्टीज चाहती हैं कि पार्लियामेंट के सामने ये रखा जाए कि ये तहकीकात, ये जो बनी थी कमीशन, उसकी क्या फाइंडिंग्स है। इमरान खान का कहना था कि पनामा केस की GIT पर लाजिम है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुकर्ररा वक्त में तहकीकात मुकम्मल करे। सब कौम इंतजार कर रही है कि JIT के अंदर किस किस्म की तहकीकात का अभी तक क्या नतीजा है। वो ओपन होनी चाहिए। ओपन इसलिए होनी चाहिए कि जब सारी कौम को पता चले तो फिर स्पेकुलेशन खत्म हो जाएगी। इमरान खान ने आइंदा इंतखाबात में न्यूट्रल एम्पायर्स के लिए जद्दोजहद शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा कि उनके असासों को सबको इल्म है, जिसकी मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट में भी पेश करेंगे। बात करेंगे भारतीय जारहियत की। भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइन की एक बार फिर खिलाफ वर्जी की है। मुख्तलिफ सेक्टर्स पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिससे 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। इस्लामाबाद में भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब करके भारतीय फायरिंग के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। कंट्रोल लाइन पर भारत की जारहियत जारी है और इसने आज 7 सेक्टर्स में घंटों फायरिंग का सिलसिला जारी रखा। पाकिस्तानी फौज की जानिब से भी भरपूर जवाब दिया गया। भारतीय फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 2 खवातीन शामिल हैं। पाकिस्तान ने भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर JP सिंह को दफ्तर खारजा तलब किया और शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एहतजाजी मरासला भी इनके हवाले किया गया। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नक्याल सेक्टर में अगले मोर्चों का दौरा किया और जवानों और अफसरान से मुलाकात की। आर्मी चीफ शहीद लेफ्टिनेंट खावर के घर भी गए और इनके अहल खाना से मुलाकात करके इजहार ताज़ियत किया। जामशोर में कोटरी रेलवे स्टेशन के करीब खड़ी तेल बरदार गाड़ी से पीछे से आकर माल गाड़ी टकरा गई। हादसे में ड्राइवर समेत 5 अफराद जख्मी हो गए, जबकि रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। कोटरी रेलवे स्टेशन के करीब सिग्नल की वजह से तेल बरदार माल गाड़ी लाइन पर खड़ी हुई थी कि माल गाड़ी पीछे से आकर टकरा गई। माल गाड़ी की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में ड्राइवर खालिद और फायरमैन इंतजारुल हक समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। माल गाड़ी में मौजूद लाखों रुपए मालियत का टनों ऑयल बह गया। हादसे के बाइस रेलवे ट्रैक भी शदीद मुतासिर हुआ है। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गई है। रेलवे जराये के मुताबिक ट्रैक की बहाली के लिए भारी मशीनरी काम कर रही है। ट्रेन हादसे के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो चुकी है। कराची कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों की रहनुमाई के लिए रेलवे का कोई अफसर न था। टिकटों की वापसी में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हजारों मुसाफिर रुल गए हैं। मुलारी के नजदीक 2 माल बरदार गाड़ियों में तसादम को कई घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक रेलवे ट्रैक का बहाल नहीं किया जा सका। कराची कैंट स्टेशन से जाने वाली ट्रेनों का शेड्यूल शदीद मुतासर है। तेजगाम, जिक्री एक्सप्रेस, खैबर मेल, ग्रीन लाइन, सखर एक्सप्रेस कब जाएंगी कुछ मालूम नहीं। मुसाफिर घंटों से बैठे ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रेलवे इंतजामिया कुछ बताने को तैयार नहीं। मेरे को कम से कम 4-5 घंटे हो गए कि कभी किसी कमरे में भगा रहे, कभी किसी कमरे में भगा रहे, उधर चले जाओ और इतनी बद इखलाकी से बात करते। तो मेरी अब ट्रेन कैंसिल हो गई। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मंडे की, मैंने पहुंचना था हर हाल में उधर। तेजाम का ना टिकट वापस कर रहे हैं और ना उसका कोई शेड्यूल बता रहे हैं। वो वापस भी नहीं कर रहे हैं। वहाँ जाके देखे इतना रश लगा हुआ है, एक ही काउंटर पे लेडीज का भी रश है और मर्द का भी रश है। मुसाफिरों का कहना है कि घंटों से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ अव्वल तो कोई है नहीं और दूसरे टिकट से 35% रकम काटी जा रही है। जब से मैं टिकट रिफंड के लिए भाग रहा हूँ मैं, और मैंने इन्हें कहा कि मुझे 10 दिन की बात की, आप मुझे डेट दे दें, ये पैसे मुझे बाद में दे दें, मुझे इमरजेंसी में जाना है। ये कह रहे हैं ये कुरंगी से ही रिफंड होगी, आप वहीं जाएं दोबारा। रिफंड करें, ये यहाँ लाइन लग जाओ, ये पंजाब की टिकट है, यहाँ वापस नहीं होगी, यहाँ चले जाओ, लाइन लगते रहो, ये भी कोई हाल नहीं। मुलारी ट्रैक तो कब बहाल होगा, लेकिन मुसाफिरों के लिए इंतजार किसी अजियत से कम नहीं है। कफील अहमद, आज न्यूज, कराची।
بلہاری کے مقام پر متاثرہ ٹریک 14 گھنٹے بعد بھی بحال نہیں ہو سکا۔ کراچی سے پنجاب جانے والی ٹرینوں کے مسافر حیدرآباد ریلوے اسٹیشن کا رخ کر رہے ہیں، جہاں سے اب تک 4 ٹرینیں پنجاب روانہ کی جا چکی ہیں۔ مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں نمائندہ آج نیوز وسیم خان سے۔ وسیم، بتائیے گا مسافروں کو کن پریشانیوں کا سامنا ہے، کیا کہنا ہے ان کا؟ جی بالکل، اس وقت میں حیدرآباد ریلوے اسٹیشن پر موجود ہوں۔ آج صبح دو مال گاڑیوں کے درمیان جو بلہاری کے مقام پر حادثہ ہوا تھا، اس کے بعد سے اب تاحال جو ہے ٹریک بحال نہیں کیا جا سکا ہے۔ اس حوالے سے ہماری ریلوے حکام سے بات چیت ہوئی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اب تک جو ہے وہ کوئی حتمی وقت نہیں دے سکتے کہ ٹریک کب تک بھاگے گا، تاہم وہاں پر جو امدادی کارروائیاں ہیں وہ جاری ہیں۔ حیدرآباد ریلوے اسٹیشن سے جو کراچی سے پنجاب جانے والی ٹرینیں ہیں وہ 4 ٹرینیں اب تک روانہ کی جا چکی ہیں، جبکہ اس کے بعد جو روانہ ہونے والی ٹرینیں انہوں بھی حیدرآباد سے ہی بھیجنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ ریلوے حکام نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ کراچی سے حیدرآباد جو آنے والے مسافر ہیں ان کے لیے کوچز کا انتظام کیا جائے گا تاکہ وہ حیدرآباد سے پنجاب تک کا اپنا سفر بآسانی جاری رکھ سکیں۔ تاہم جب ہماری مسافروں سے بات چیت ہوئی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ریلوے حکام کی جانب سے کسی قسم کی جو ہے ٹرانسپورٹ کا ان کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا گیا تھا اور وہ اپنی مدد آپ کے تحت حیدرآباد پہنچے ہیں، جبکہ حیدرآباد میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر بھی جو مسافر ہیں وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں ہیں۔ ان کو 4 ٹرینیں تو روانہ ہو چکی ہیں لیکن ان کو اب بھی پراپر کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بقیہ جو وسیم خان بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ بریک کے بعد آگے دیکھیے گا۔ سندھ ہائی کورٹ نے کس کا داخلہ کراچی میں بند کر رکھا ہے؟ اور چین میں پولیس کا عوام سے رویہ۔ ویلکم بیک اگین، خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ہیوی ٹریفک کا داخلہ ممنوع رہے گا۔ سندھ ہائی کورٹ نے پابندی سے متعلق حکم برقرار رکھا ہے۔ پابندی کے خلاف ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال 6ٹھے روز بھی جاری ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں کراچی میں ہیوی ٹریفک کے داخلے سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت میں میئر کراچی وسیم اختر، حکومت سندھ کے فوکل پرسن اور ڈی آئی جی ٹریفک بھی پیش ہوئے۔ ٹرانسپورٹ کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ متبادل طور پر مائی کلاچی سے بلاول ہاؤس اور سی ویو سے کورنگی تک کا روٹ دیا جائے۔ ہیوی ٹریفک کے لیے پیش کردہ ان روٹس پر آبادیاں نہیں ہیں۔ عدالت کو بتایا گیا کہ اس معاملے پر میئر کراچی نے اسٹیک ہولڈرز پر مشتمل کمیٹی بنانے کی تجویز دے دی۔ عدالت نے میئر کراچی اور دیگر فریقین سے کمیٹی کے ارکان کے لیے نام طلب کر لیے ہیں۔ کمیٹی ارکان میں کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ، کے پی ٹی، ٹرانسپورٹرز اور دیگر کے نمائندے شامل ہوں گے۔ عدالت نے رہائشی علاقوں میں ہیوی ٹریفک پر پابندی برقرار رکھتے ہوئے سماعت 20 مئی تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے میئر کراچی وسیم اختر سمیت دیگر فریقین سے بنائی جانے والی کمیٹی کے ممبران کی تفصیلات طلب کی ہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ مصطفیٰ کمال نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف مارچ کا اعلان کر دیا۔ کہا کہ شہری اداروں پر صوبائی حکومت کا قبضہ ہے، کراچی والی بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے پریس کانفرنس کی۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی کے حقوق کے لیے دھرنا دیا، 16 میں سے ایک مطالبے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کہ کراچی کے لاکھوں لوگ انشاءاللہ تعالیٰ کل شارع فیصل پہ ایف ٹی سی کے پاس جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جمع ہوں گے، اور کل کے بعد جو آنے والا دن ہوگا، جو سورج طلوع ہوگا، کراچی کے بچوں کے لیے اچھی نئی نوید لے کر آئے گا، پاکستان کے بچوں کے لیے اچھی نئی نوید لے کر آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ وفاق کے تمام منصوبے کراچی کے پیسے پر بن رہے ہیں۔ نواز شریف نے پلٹ کر شہر کی طرف دیکھا تک نہیں ہے۔ 70 روپے کراچی والوں کے خون پسینے کا پیسہ ہے۔ وزیر اعظم صاحب، آپ نے پلٹ کر نہیں دیکھا، یہاں پر پوچھا نہیں ہے، آلدو کہ یہ سارے مطالبات سندھ حکومت سے، لیکن آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، آپ وزیر اعظم پنجاب نہیں ہیں۔ مصطفیٰ کمال نے ادارہ نور حق میں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ کراچی کے مسائل دونوں جماعتیں مل کر حل کرنا چاہتی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں نے ملکی سیاست میں افراتفری پیدا کرنے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ مخالفین کے پاس پارٹیاں بدلنے اور جھوٹ بولنے کے سوا کوئی ایجنڈا نہیں، دھرنوں سے ملک میں ترقی نہیں آئے گی۔ وزیر داخلہ چودھری نثار نے اپنے آبائی علاقے کا دورہ کیا۔ انہوں نے کئی مقامات پر عوامی اجتماع سے خطاب میں نام لیے بغیر تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کون سی تبدیلی جن کے دائیں اور بائیں
वो लोग खड़े हैं जिन्होंने इस मुल्क के निजाम को तैया पांचा किया, जिन्होंने करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम किए। उनका कहना था कि अफरा तफरी मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। मुल्क में तरक्की धरनों से नहीं आएगी, अफरा तफरी से नहीं आएगी, तरक्की से आएगी, सी पैक से आएगी। वजीर दाखिला ने कहा कि फैसले पार्लिमान और अदलिया में होते हैं, गाली गलौज की सियासत को मुस्तरद करना होगा। चढ़ते सूरज को सलाम करने वाले अवाम के वफादार नहीं हो सकते। आइंदा इंतखाबात में मुखालिफिन की तदबीरें दरियाए सवा में दफन कर देंगे। पाकिस्तान और चीन ने भाषा डैम की तामीर और 21वीं सदी मैरीटाइम सिल्क रोड मंसूबों से मुतालिक मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके वफ्द की चीनी हुकाम से मुलाकातें भी जारी हैं। बीजिंग ही में वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द इन दिनों चीन के दौरे पर है। चारों सूबों के वज़राए आला भी उनके साथ हैं। दौरे के दूसरे रोज मुफाहमत की कई यादाश्तों पर दस्तखत हुए। उनमें शाहराह रेशम इक्तसादी बेल्ट, 21 सदी मैरीटाइम सिल्क रोड और दीगर मंसूबे शामिल हैं। वजीर आजम का कहना था कि वो खुद भाषा डैम की तामीराती काम की निगरानी करेंगे। भाषा डैम 9 साल में मुकम्मल होगा, जिससे पाकिस्तानी अवाम को सस्ती बिजली मैसर होगी। वजीर आजम की चीनी सदर शी चिनपिंग और वजीर आजम ली जोंग से भी अलग अलग मुलाकात हुई। मीडिया से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा कि चीन ने हमेशा मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत की और आइंदा भी पाकिस्तान के साथ खड़े रहने और हिमायत की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से भी मुलाकात की। चीन से ही आपको एक और खबर दें, जहां एक पुलिस एहलकार ने हाईवे पर खड़ी गाड़ी को खड़ा कर दिया और मकसद गाड़ी पार करना नहीं था, बल्कि पुलिस एहलकार ने एक मुमर शख्स को सड़क पार करते देखा तो गाड़ी को बीच सड़क पर उसने खड़ा किया और ट्रैफिक को इस तरीके से रोका। आप अपने टीवी चैनल पर ये मंजर भी देख सकते हैं। और फिर गाड़ी से उतर के बुजुर्ग को सड़क पार भी कराई। तो आपको ये मंजर दिखा रहे हैं, चीन में एक पुलिस एहलकार ने हाईवे पर अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और ये मकसद सिर्फ एक था, इंसानियत था। और पुलिस एहलकार ने एक मुमर शख्स को सड़क पार करते देखा तो अपनी गाड़ी को बीच सड़क पर खड़ा कर दिया और उसको सड़क पार कराई। और बात करते हैं लाहौर के चिड़ियाघर की, जिसकी रौनक मान पड़ गई। बच्चों और बड़ों की तफरीह का जरिया 36 साल हथनी सूजी दम तोड़ गई। चिड़ियाघर की सैर को आने वाले बच्चों को जब सूजी दिखाई ना दी तो उनकी अफसरदगी ने माहौल को उदास कर दिया। हुमा भट्ट मजीद बताएंगे। सूजी किधर चली गई? मैं तो सूजी को देखने आई थी। हाथी गायब और पिंजरे में खुदाई का काम जारी। लाहौर के चिड़ियाघर में उदासी सी छा गई, क्योंकि चिड़ियाघर की शान वाहिद हथनी सूजी भी चल बसी। हथनी को देखने के लिए फैमिलीज का रश तो लगा रहा, लेकिन सूजी कहीं दिखाई नहीं दी। बच्चे तो सूजी नजर न आने पर उदास हुए, जबकि वालिदैन कहते हैं कि चिड़ियाघर में हाथी ही बच्चों की तफरीह का जरिया है। अब तो बच्चों को कहीं और ले जाना पड़ेगा। जू में सूजी नहीं है, मुझे आज जरा अच्छा नहीं रहा, मुझे सूजी लाते दो। मुझे सूजी चाहिए, मुझे सूजी ला के दो। हम लोग बहुत सैड हैं। चले कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम दूसरी किसी सूजी का वेट करेंगे और बच्चों को आज दूसरे एनिमल्स दिखाकर लेकर जाएंगे। 1986 में अफ्रीका से लाई गई हथनी 3 रोज से टांगों के दर्द में मुब्तला थी। 36 साल सूजी की देखभाल पर मामूर मुलाजिम भी यादें सुनाते हुए जज्बाती हो गया। डायरेक्टर चिड़ियाघर कहते हैं बच्चों की परेशानी को समझते हैं, जल्द नए हाथी को लाया जाएगा। श्रीलंकन गवर्नमेंट से हमारी गवर्नमेंट की भी बात चल रही थी, हम उसी हवाले से भी वहाँ भी ये देखेंगे चीज़ें और हो सकता है कि हमें वहाँ से बहुत जल्द ये इस तरह की कामयाबी एलिफेंट के हवाले से जो और एशियन एलिफेंट के हवाले से शायद हमें हो जाएगा। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਜਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਾ ਜੋ ਸੁਣ ਲਈਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। सूजी चिड़ियाघर की आमदनी का एक बड़ा जरिया रही है। डॉक्टर्स का कहना है सूजी उम्र की हद पार कर चुकी थी, लेकिन पंजाब हुकूमत ने सूजी की देखभाल और इलाज के लिए मुनासिब इकदाम न करने पर डायरेक्टर चिड़ियाघर शफकत अली को मुअत्तल कर दिया है और मामले की तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी है। हुमा भट्ट, आज न्यूज, लाहौर। आज 9 बजे में ब्रेक के बाद आके देखिए। सखर में हमला खातून से सुलूक कोई पूछने वाला नहीं है। और शादी से एक रोज कबल दुल्हन का कत्ल।
वेलकम बैक अगेन। खबर देंगे सखर से, जहां सरकारी अस्पतालों की बेहिसी ने नौमौलूद की जान ले ली। शिकारपुर की रिहायशी खातून सरकारी अस्पतालों में मारी मारी फिरती रही, बिलाखिर रिक्शे में बच्चे को जन्म देना पड़ा। नौमौलूद बरवक्त ऑक्सीजन न मिलने पर दम तोड़ गया। शिकारपुर के इलाके लखी की रिहायशी खवातीन तपती दोपहर में सखर की सड़कों पर दीवानावार दौड़ रही हैं। शिकारपुर की रिहायशी इस खातून को पहले लखी के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे सखर जाने का मशवरा दिया। अस्पताल पहुंचने से कबल ही खातून की हालत गैर हुई और उसने बच्चे को रक्शे में जन्म दिया। नौमौलूद की सांसें उखड़ने लगीं तो बच्चे को सीने से लगाए ये खातून अनवर पराचा अस्पताल सखर पहुंची तो उसे बेहिस इंतजामिया ने कहा कि अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, सिविल अस्पताल चली जाओ। यहाँ से दुखियारी माँ का एक और कर्बनाक सफर शुरू हुआ और वो दीवानावार सिविल अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन कब तक माँ अपने बच्चे की सांसें जोड़े रखती। बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिली और बच्चे की सांस की डोर टूट गई। कोई सिंध सरकार को बताए कि तहकीकात जितनी भी कर लें, अब इसके जिगर का टुकड़ा लौट कर आने वाला नहीं। सखर में इंसानी जान की कीमत क्या है ये तो आपने देखा, लेकिन अब चलते हैं इसी दुनिया के दूसरे खित्ते में, जहां हवाई जहाज में एक खातून ने बच्चे को जन्म दिया तो एयरलाइन और इंतजामिया का क्या रवैया था। पेरिस से दुबई जाने वाली एमिरेट्स एयरलाइन की परवाज A380 को कब्रस के लारनाका एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। तैयारे में हामला खातून सवार थीं, जिनकी तबीयत खराब होने पर पायलट ने हंगामी बुनियादों पर लारनाका हुक्काम से जहाज लैंड करने की इजाजत तलब की। खातून ने लारनाका एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले ही दौरान परवाज बच्चे को जन्म दे दिया, जिसके बाद खातून और उसकी फैमिली को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर पंजाब के शहर हाफिजाबाद में एक लड़की को कत्ल कर दिया गया। 17 साल रजिया की कल शादी होने वाली थी। हाफिजाबाद के गांव में शादी वाले घर में कोहराम बरपा हो गया। राहगो सीधा के रिहायशी सैफुल्ला की 17 साल बेटी रजिया सैफ की 6 माह कबल करीबी रिश्तेदार सलीम जिया से मंगनी हुई और इतवार को उसकी बारात आना थी। कोलो तारड़ का रिहायशी अबू बकर रजिया से शादी करना चाहता था, लेकिन रजिया और उसके घर वाले रजामंद नहीं थे। मुलजिम अबू बकर ने रजिया के घर में घुसकर उसको फायरिंग करके कत्ल कर दिया और फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक रजिया का कत्ल शादी से इनकार पर किया गया। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी है। डीएसपी राना मोहम्मद असलम का कहना है कि मुलजिम अबू बकर समेत 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो सारे हालात वाक़या से पता ये चला कि मुलजिम जो अबू बकर था वो उसका वालिद भी इनसे रिश्ता मानता था, तो क्योंकि लड़की ऑलरेडी उन्होंने उसका निकाह किया हुआ था, कल भी वो गए हैं, तो उन्होंने जब इनकार किया इसी रंजिश की बिना पे रात को अबू बकर मसल्ला होकर इनके घर गया तो लड़की को मर्डर करके फरार हो गया। ताहम अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं।